सो बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर हम लोग एक एल्गोरिदम कवर करने जा रहे हैं, जो एल्गोरिदम हमारी होगी डिसीजन ट्रीज एंड रैंडम फॉरेस्ट। ये जो एल्गोरिदम है डिसीजन ट्रीज एंड रैंडम फॉरेस्ट, इसमें दो एल्गोरिदम्स आती हैं। डिसीजन ट्री इज अ डिफरेंट पार्ट एंड हमारा रैंडम फॉरेस्ट इज अ डिफरेंट पार्ट। इन दोनों को यूज करके हम लोग समझने वाले हैं कि बेसिकली क्लासिफिकेशन डेटा पे या डिफरेंट कैटेगरीज पे कैसे काम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल के साथ। इमेजिन दैट आई प्ले टेनिस एवरी सैटरडे एंड आई ऑलवेज इन्वाइट अ फ्रेंड टू कम विथ मी। समटाइम्स माई फ्रेंड शोज अप, समटाइम्स नॉट। मैं हर एक एग्जाम्पल जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो क्या है, मैं हर सैटरडे टेनिस खेलने जा रहा हूँ। मैं अपने एक फ्रेंड को इन्वाइट करता हूँ जो कई बार आता है, कई बार नहीं आता है। For him, it depends on a variety of factors, such as weather, temperature, humidity, wind, etc. तो उसका आना या नहीं आना, वो जो बहाने मुझे देता है कि आज वेदर अच्छा नहीं है, आज टेम्परेचर ज़्यादा है, आज ह्यूमिडिटी है, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो आएगा या नहीं आएगा। आई स्टार्ट कीपिंग ट्रैक ऑफ दिस फैक्टर्स फीचर्स एंड वेदर और नॉट ही शोड अप टू प्ले विथ मी। तो मैंने इनका रिकॉर्ड रखना स्टार्ट किया। तो मैंने क्या किया, मैंने 4 फीचर्स बनाए, टेम्परेचर, आउटलुक, ह्यूमिडिटी एंड विंडी, और एक लेबल बनाया कि वो आया या नहीं आया। ठीक है, टेम्परेचर माइल्ड था, आउटलुक सनी था, ह्यूमिडिटी 80 थी, विंडी नो। इस केस में वो खेलने आया था। टेम्परेचर हॉट, आउटलुक सनी, ह्यूमिडिटी 75, विंडी यस। उस दिन वो खेलने नहीं आया। तो ऐसा एक ट्रैक रिकॉर्ड मैंने बना लिया। नाउ इस ट्रैक रिकॉर्ड को यूज कैसे करना है, आई वॉन्ट टू यूज दिस डेटा टू प्रिडिक्ट वेदर और नॉट ही विल शो अप टू प्ले। मतलब मैंने ये ट्रैक रिकॉर्ड रखने के बाद एक प्रिडिक्शन देने की कोशिश की कि अगली बार जब मैं उसको बुलाऊंगा तो वो आएगा या नहीं आएगा। इस पर्टिकुलर टास्क के लिए मैंने जो प्रिडिक्शन एनालिसिस यूज किया है वो मेरा था डिसीजन ट्री। अब डिसीजन ट्री क्या बोलता है, डिसीजन ट्री ये बोलता है कि आप इन चारों फीचर में से कोई भी एक फीचर पिकअप कर लो अपने हिसाब से, और उस फीचर के हिसाब से आप बेसिकली ट्री बना दो। कैसे बनाएंगे, मैंने सबसे पहले जो फीचर पिक किया वो था आउटलुक, जो मेरा ये वाला कॉलम था आउटलुक वाला। इसमें मेरे को सनी, ओवरकास्ट एंड रेन, ये 3 डेटा मिले। तो उसके बिहाफ पे मैंने यहां लिखा कि आउटलुक को 3 हिस्सों में बांटा गया है, सनी, ओवरकास्ट एंड रेन। फिर सनी जब था तो उसमें ह्यूमिडिटी का फैक्टर भी आया। ह्यूमिडिटी 75 से कम है, 75 से ज्यादा है। ऐसे रेन के अंदर भी 2 ओवरव्यू आए, विंडी, हवा चल रही थी, हवा नहीं चल रही थी। ठीक है, तो ये फैक्टर्स मैंने बना के और इन फैक्टर्स के हिसाब से मैंने एक ट्री बना लिया, जिस ट्री को कहा गया डिसीजन ट्री। ठीक है, तो यहां पे डिसीजन ट्री के अंदर मैंने बोला कि जब आउटलुक सनी था, ह्यूमिडिटी 75 से कम थी, उस बार 2 बार वो आया है। ठीक है, लेकिन ह्यूमिडिटी जब 75 से ज्यादा थी तो 2 बार वो नहीं आया है, 1 बार वो आया है। ओवरकास्ट की बात करूं तो ओवरकास्ट जब था तो वो 4 बार आया है। अगर रेन की बात करूं कि बारिश हुई थी और हवा चल रही थी तो वो 2 बार नहीं आया है, हवा नहीं चल रही थी तो वो 3 बार आया है। इस प्रिडिक्शन एनालिसिस को हम बोलते हैं डिसीजन ट्री, जो कि एक फीचर को देख के बनाया जाता है। नाउ ये क्या है, इन दिस ट्री वी हैव 2 पार्ट्स। इस ट्री के अंदर हमको 2 हिस्से मिलते हैं। पहला ह्यूमिडिटी हो गया, विंडी जो रेक्टेंगल के अंदर लिखा है उसको हम नोड कहते हैं, और जो लाइंस हमने बनाई है उसको हम एजेस कहते हैं। नोड्स क्या है, स्प्लिट फॉर द वैल्यू ऑफ ए सर्टेन एट्रीब्यूट। तो क्या करता है, नोड से स्प्लिटिंग होती है अगले एट्रीब्यूट के लिए, और एजेस क्या करते हैं, आउटकम ऑफ ए स्प्लिट टू नेक्स्ट नोड। पहली नोड से सेकंड नोड पे कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, वो डिसाइड करता है एजेस। सो बेसिकली ये काम जो हमने किया, इसको एक तरीके से और समझते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक इमेजिनरी डेटा है जिसमें 3 फीचर्स है, एक्स, वाई और जेड, और एक क्लास है मेरे पास ए एंड बी करके। ये थोड़ा सा छोटा एग्जांपल है, समझने में आसानी होगी। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 1 है, तो क्लास A आ रही है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 एंड z की वैल्यू 0, क्लास A आ रही है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 एंड z की वैल्यू 1 इज B क्लास। x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0 इज क्लास B। तीनों फीचर्स को देखा जाए x, y एंड z, तो मैं ये बोल सकता हूं कि y पे मेरे को क्लियर एनालिसिस मिल रहा है। कैसे, y पे दोनों जगह पे 1 है, और जब y पे 1 आ रहा है तो क्लास A को डिनोट करता है, और जब y पे 0 आता है तो क्लास B पे डिनोट करता है। ऐसा क्लियर कट सॉल्यूशन मेरे को x और z पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने y वाले फीचर को पिक किया और उस पर स्प्लिटिंग करवाई। y को मैंने 1 रखा, तो जब y की वैल्यू 1 थी, ठीक है, इट मींस यस,
तो यस आ रहा है तो क्लास ए आ रही है 2 बार, और इधर नो आ रहा है तो क्लास बी आ रही है 2 बार। परफेक्ट। फिर मैंने इसकी और स्प्लिटिंग करी। देखो x की वैल्यू 0 पे b 1 बार आ रहा है, x की वैल्यू 1 पे 2 बार a आ रहा है, 1 बार b आ रहा है, y की वैल्यू 0 पे दोनों बार b आ रहा है, y की वैल्यू 1 पे दोनों बार a आ रहा है, z की वैल्यू 0 पे 1 बार a और 1 बार b आ रहा है, z की वैल्यू 1 पे। तो इस तरीके से हमने स्प्लिटिंग कर दी इसकी। ठीक है। नाउ बेसिकली ये तो हो गया इसका लॉजिकल फीचर कि डिसीजन ट्री किस तरीके से लॉजिकली काम करता है। एक फीचर पकड़ेगा, उस फीचर के बिहाफ पे एनालिसिस बना देगा, एजेस और नोड्स बनाता जाएगा। ठीक है। अब आते हैं इसके मैथमेटिकल फैक्टर पे। एंट्रोपी एंड इंफॉर्मेशन गेन आर द मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ चूजिंग द बेस्ट स्प्लिट, रेफर टू रीडिंग असाइनमेंट्स। सो बेसिकली ये जो स्प्लिटिंग हो रही है ना, आपने देखा होगा ये एक्स और वाई के हिसाब से जो स्प्लिटिंग होती है, मैथमेटिकली इस स्प्लिट को करने के लिए 2 फॉर्मूलाज काम आते हैं। पहले फॉर्मूला का नाम है एंट्रोपी और दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन गेन। एंट्रोपी क्या है? नेगेटिव समेशन ऑफ एस लॉग टू द पावर पी ऑफ एस, ऐसा एक फॉर्मूला है। ठीक है। अभी हम फॉर्मूले में ज्यादा इनडेप्थ में नहीं जाएंगे, बट एक फॉर्मूला होता है एंट्रोपी का, पहले वो कैलकुलेट होता है, फिर इंफॉर्मेशन गेन का फॉर्मूला कैलकुलेट होता है। इनके बिहाफ पे स्प्लिटिंग होती है हमारी। नाउ टू इंप्रूव परफॉर्मेंस वी कैन यूज मैनी ट्रीज विद रैंडम सैंपल ऑफ फीचर्स चूजन एट द स्प्लिट। अब क्या हो गया, हमने डिसीजन ट्री तो सीख लिया कि चलो एक फीचर को हम चूज कर लेंगे, उसके बिहाफ पे एक ट्री बना देंगे, वो रैंडम डिसीजन ट्री कहलाएगा। पर अगर ऐसा किया जाए तो कि मैं आंख बंद करके रैंडमली एक फीचर उठाऊं, उस फीचर के बिहाफ पे एक ट्री बनाऊं, फिर आंख बंद करके दूसरा फीचर उठाऊं, उसके बिहाफ पे दूसरा ट्री बनाऊं, फिर आंख बंद करके तीसरा फीचर उठाऊं, फिर एक तीसरा ट्री बनाऊं। तो जब हम रैंडमली किसी फीचर को पिक करते हैं और मल्टीपल ट्रीज बना देते हैं, दैट लॉजिक इज कॉल्ड एज रैंडम फॉरेस्ट। तो डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट में क्या है, अगर सिंगल ट्री बना रहे हैं आप चूज करके कि ये फीचर मेरे को चूज करना है, ठीक है, तो डिसीजन ट्री कहलाएगा। बट रैंडम फॉरेस्ट क्या है कि रैंडमली एक फीचर को पकड़ा और उससे ट्री बना दिया, फिर दूसरे फीचर को पकड़ा फिर ट्री बना दिया, ऐसे रैंडम सैंपल्स बना लिए। दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट विल बी कॉल्ड एज रैंडम फॉरेस्ट। तो परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, डिसीजन ट्री की परफॉर्मेंस को और अच्छे से इंप्रूवमेंट देने के लिए बनाया गया रैंडम फॉरेस्ट। अ न्यू रैंडम सैंपल ऑफ फीचर इज चूजन फॉर एवरी सिंगल ट्री एट एवरी सिंगल स्प्लिट। मतलब हर स्प्लिटिंग करते टाइम एक रैंडम सैंपल उठाया जाएगा, रैंडम फीचर उठाया जाएगा, उसके बिहाफ पे स्प्लिटिंग करवाती जाएगी। फॉर क्लासिफिकेशन m इज टिपिकली चूजन टू बी द स्क्वायर रूट ऑफ p। कितने सैंपल्स बन सकते हैं उसका एक फॉर्मूला है। अगर आप चाहो तो इसको हम प्रोबेबिलिटी में भी काम करते थे कि जितने फीचर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे उसके 2 की पार कर लेंगे हम लोग, ऐसा एक फॉर्मूला हमारे पास होता था, उसको यहाँ पे रूट में पहुंचा दिया गया। ठीक है। सो नाउ व्हाट्स द पॉइंट, सपोज देयर इज वन वेरी स्ट्रॉन्ग फीचर इन द डेटा सेट। किसी डेटा सेट में एक फीचर ऐसा है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो हमको बहुत स्ट्रांगली बता सकता है क्लासिफिकेशन कैसे होने वाला है। व्हेन यूजिंग बैक ट्रीज मतलब बंडल ऑफ ट्रीज, मोस्ट ऑफ द ट्रीज विल यूज दिस फीचर एज अ टॉप स्प्लिट, रिजल्टिंग इन एन एनसेंबल ऑफ सिमिलर ट्रीज दैट आर हाईली कोरिलेटेड। अब होगा क्या, रैंडम फॉरेस्ट का लॉजिक क्यों लाया गया कि अगर हमको स्टार्टिंग में ही क्या कर दिया गया, एक फीचर पता चल गया जो बहुत स्ट्रांग है, तो हर कोई यही कोशिश करेगा ना कि वो फीचर को उठा के स्प्लिटिंग करवाए। इस केस में सारे डिसीजन ट्री सेम से दिखेंगे, जो कि कहलाएगा हाईली कोरिलेटेड, मतलब आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड होंगे। इसमें कुछ रैंडम सैंपलिंग नहीं होगी, रैंडमाइजेशन नहीं होगा, और जब तक रैंडमाइजेशन नहीं होता है आपका एल्गोरिथम ओवरफिट होने लगता है। ठीक है, इसलिए लॉजिक दिया गया रैंडम फॉरेस्ट का। नाउ एवरेजिंग हाईली कोरिलेटेड क्वांटिटीज डज नॉट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस वेरिएंस। तो वापस से हम आ गए बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ पे। अगर कोरिलेशन हाई है तो वेरिएंस या वेरिएशन को आप डिक्रीज नहीं कर पाएंगे, जब आप उसको डिक्रीज नहीं कर पाएंगे तो आपको प्रेडिक्शंस और फिट मिलने लगेंगे। नाउ बाय रैंडमली लीविंग आउट कैंडिडेट फीचर्स फॉर ईच स्प्लिट, रैंडम फॉरेस्ट decorrelates the trees such that the averaging process can reduce the variance of the reasoning model। मतलब क्या बोल रहा है कि कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि अब इन लोगों को क्या करना था, जो कोरिलेटेड ट्रीज बन रहे हैं कि सेम फीचर को पकड़ के ट्री बना दिए, थोड़ी इधर लेफ्ट की चीज राइट में कर दी, राइट की चीज लेफ्ट कर दी, कोरिलेटेड से ट्रीज बनेंगे। रैंडम फॉरेस्ट ने बोला अब मेरी कोई प्रायोरिटी नहीं है, मैं किसी भी फीचर को प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूं, मैं रैंडमली एक फीचर पकड़ूंगा उससे ट्री बनाऊंगा। जब मैं हर बार ऐसा करूंगा तो हर बार ऐसा करने पे जो डेटा मिलेगा वो कोरिलेटेड नहीं होगा, उसमें वेरिएशन कम होगा और कोरिलेशन बिल्कुल ना के बराबर होगा।
ये करने पे मेरी अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग या बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ की प्रॉब्लम नहीं आएगी और मेरा एल्गोरिथम ज्यादा अच्छे से काम करेगा। सो बेसिकली इस तरीके से दो एल्गोरिथम्स बनाए जिनके लॉजिक मैंने आपको समझाए हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज डिसीजन ट्री, जहां पे एक फीचर को चूज करके ट्री बनाए जाते हैं। दूसरा है रैंडम फॉरेस्ट, जहां पे लो वेरिएंस रखा जाता है और कोरिलेशन नहीं रखा जाता है। इस काम को करने के लिए एक रैंडम फीचर को उठाया जाता है, ट्री बनाया जाता है, फिर दूसरे रैंडम फीचर को उठाया जाता है, ट्री बनाया जाता है। तो हमको मल्टीपल ट्रीज या मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज मिल जाती है प्रिडिक्शन के लिए, और सारी प्रोबेबिलिटी एक दूसरे से मैच नहीं हो रही होती है। परफेक्ट। तो कोरिलेशन जो है वो लेस होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिसीजन ट्री एंड रैंडम फॉरेस्ट। कल हम इन दोनों एल्गोरिथम्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करने वाले हैं डेटा सेट के साथ, एंड जो डेटा सेट हम यूज करने वाले हैं दैट डेटा सेट विल बी कॉल्ड एज काइपोसिस डेटा सेट। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।